देखो बच्चों, आज हम लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ते हैं 11th क्लास फिजिक्स के लिए। फ्रिक्शन क्या होता है और कैसे डेवलप होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मान लेते हैं एक बड़ा सा बॉक्स है, उसको हमको स्लाइड करना है। तो हम कम फोर्स लगाते हैं तो बॉक्स स्लाइड नहीं होता। कोई भी भारी ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइड करना हो और उस पर हम कम फोर्स लगाए तो वो स्लाइड नहीं होगा। दूसरी बात, अगर एक फुटबॉल में किक मारे तो वो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है, अपने आप रुकना शुरू हो जाती है, उसकी स्पीड कम होते होते वो स्टॉप हो जाती है। दूसरी बात, अगर एक गाड़ी का इंजन बंद कर दे तो वो थोड़ा आगे जाने के बाद रुक जाएगी। मतलब कोई ना कोई उनको रोक रहा है, कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे काम जरूर कर रहा है जो इनकी मोशन को रोक रहा है। तो इसका जवाब आता है फ्रिक्शन। जो वो फोर्स है जो रोक रहा है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। और हमेशा हर सरफेस का एक फ्रिक्शन होता ही है। एक सरफेस के ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फ्रिक्शन वहां पे कुछ ना कुछ होगा जरूर। इसको 100% इग्नोर नहीं कर सकते, 100% इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, फ्रिक्शन होता ही है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? ये एक अपोजिंग फोर्स होता है। और ये कब काम करता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे या तो स्लाइड करे या रोल करे, या स्लाइड या रोल होने की कोशिश करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बॉक्स को स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं पर ये स्लाइड नहीं हो रहा है, तब भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो या तो बॉडी एक्चुअल में स्लाइड करना शुरू कर दे या सिर्फ उसकी कोशिश करे, तो फ्रिक्शन वहाँ पे डेवलप होता है। अब हमें देखना है कि जो कोई सरफेस है जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, तो फ्रिक्शन का मेन कारण क्या है होने का, किस कारण फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो बच्चों, जो ओल्ड व्यू है, मतलब पहले के टाइम में क्या मानते थे? पहले के टाइम में सीधा सीधा कहा कि जो कोज है फ्रिक्शन का, जो कारण है वो रफनेस है। सीधी सी बात है, रफनेस। सरफेस जितना ज्यादा रफ होंगे उनके बीच में फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। दूर दूर से देखने में ये बात थोड़ी ठीक लगती है कि फ्रिक्शन कैसे पैदा होता है, जितनी ज्यादा रफ सरफेस होती है उतना ज्यादा उनको फ्रिक्शन होता है। ये हम डेली लाइफ में भी होते हुए देखते हैं। अगर एक रोड जो है वो काफी स्मूथ है, उस पर अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन कम महसूस होगा। मान लेते तो साइकिल चला रहे हैं आप एक स्मूथ रोड के ऊपर, तो वहां पे आपको पैडल से जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम लगाना पड़ेगा। पर वहीं अगर एक खराब रोड पे, जहाँ पे काफी सारे गड्ढे हैं, खुरदरी रोड है, उस पर अगर आप अपनी साइकिल चलाओगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखने में ये बात ऊपर ऊपर से ठीक लगती है, पर अगर हम इसको बिल्कुल उसमें जाए डीप में, वैसे ओल्ड व्यू में उन्होंने कहा था कि जो सरफेस हमको दिखने में स्मूथ लगती है, अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो खुरदरी है, रफ है। और वो रफनेस ही कारण होता है फ्रिक्शन का। मतलब एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो ये जो इंटरलॉकिंग यहाँ पे बनी है ये टूटना शुरू हो जाती है, और इनके टूटने से ही फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक, इन्होंने ये कहा था। दूसरा इन्होंने कहा था कि अगर एरिया बढ़ जाए, एक्चुअल जो एरिया यहाँ पे वो बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते जितना एरिया ये है इसका डबल और यहाँ पे आ जाए तो ज्यादा इंटरलॉकिंग हो गई ना, तो ज्यादा इंटरलॉकिंग हो गई तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। ये हमारा पुराना व्यू था। अब जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, इसमें क्या लिमिटेशंस थी? पहली लिमिटेशंस की बात करें तो इन्होंने कहा था कि एरिया जो होता है, एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। पर यह देखा गया है कि जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पे देखो, पहले माना जाता था कि ऐसे इंटरलॉकिंग होती है, पर अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देखें तो एक्चुअल जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो काफी कम होता है। मान लेते हैं ये सरफेस का पूरा एरिया है, पर कॉन्टैक्ट में तो कुछ ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में हो रहे हैं। जो इनके अपर पॉइंट होंगे वो ही एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। अब जो बाकी ये बचा हुआ एरिया है, इसके साथ तो इनमें कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं, और कॉन्टैक्ट नहीं है तो फिर ये फ्रिक्शन कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो पहली लिमिटेशंस यही हुई थी। तो लिमिटेशंस में हमने एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव किया? जो फ्रिक्शन है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इस टाइप का मैंने साइन लगा दिया है एरिया से। ठीक है, तो एरिया से इंडिपेंडेंट है, एरिया से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो तो काफी कम है। ठीक है, वो आगे बताता हूं कितना। दूसरा इन्होंने कहा कि रफनेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ कर देते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस करें, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस, ऐसा करने से फ्रिक्शन जो होता है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है वो जीरो हो जाना चाहिए पुराने व्यू के हिसाब से। बट
जो एफ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ना कि जीरो होता है। उसका क्या कारण होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। अब बात आते हैं मॉडर्न व्यू पे। मॉडर्न व्यू में हमने देखा एक्चुअल जो एरिया होता है काफ़ी कम होता है। जो एक्चुअल एरिया और हम नॉर्मल एरिया का रेशो निकाले तो 1:10,000 होता है। ठीक है, ये रेशो होता है। तो एक्चुअल एरिया तो काफ़ी कॉन्टैक्ट में कम है, तो फिर एरिया बढ़ाने से फ्रिक्शन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो फिर कारण बता गया कि क्या कारण है इन दोनों के बीच में फोर्स लगने का। अब देखो बच्चों, हर एक ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल से बन के बनता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में यहाँ पे लग रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एडेजन। ठीक है, जब दो अलग अलग सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, उनके मॉलिक्यूल के जो बीच में फोर्स लगता है, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एडेजन कहती है। यह फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ पे ये फ्यूज हो जाते हैं, दोनों पॉइंट जो है प्लास्टिकली फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने की वजह से जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा इसके ऊपर, तो ये जो बॉन्ड है इनको कहते हैं कोल्ड वेल्ड। एक तरह से ये हो जाते हैं कोल्ड वेल्ड। ठीक है, एक तरह से वेल्डिंग हो जाती है, यहाँ पे फ्यूज हो जाती है। और ये जब टूटते हैं, इनके टूटने से ही फ्रिक्शन डेवलप होता है। ये हमारा मॉडर्न व्यू है। ठीक है, पर क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है तो नए नए कोल्ड वेल्ड बनते रहते हैं, पुराने वाले टूटते रहते हैं। पर जो नए वाले बनते हैं उनको बनने में ज़्यादा टाइम, उनको बनने का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए एक बार ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया तो उसमें लगने वाला फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, पर एक बार मोशन में आ गया तो ये कोल्ड वेल्ड जो नए बनेंगे उनको बनने में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, वो वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए फोर्स कम हो जाता है। तो क्या है इसका कारण? इसका जो कारण है वो है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एडेजन ऑफ सरफेसिस। ठीक है, हर सरफेस क्या करती है, एक दूसरे के मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाती है, और ये फोर्स ही कारण बनता है हमारे फ्रिक्शन का। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जो मॉडर्न व्यू है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा है, अच्छा देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोल्ड वेल्ड बन गया है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किसकी वजह से लगेगा? बॉडी के वेट की वजह से। तो ये दोनों पॉइंट अगर कांटेक्ट में है तो इन दोनों पॉइंट पे ही सारा वेट आएगा। और इस पॉइंट पे क्या होता है, छोटा सा एरिया है ये, तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे हम? प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया। ठीक है, ये प्रेशर भी इतना ही होगा। अब दोबारा देखो, अगर सेम यही बॉडी है और मैं इसका एरिया डबल कर दूं, एरिया डबल करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी का डबल करना पड़ेगा। तो वेट भी डबल हो जाएगा और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी तो डबल हो जाएंगे। मान लेते मैंने डबल ले लिया, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को डबल कर दोगे तो उसका वेट भी तो डबल हो जाएगा। तो प्रेशर कितना आएगा? लगने वाला फोर्स डबल हो गया है और लगने वाले कॉन्टैक्ट भी तो डबल हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर होगा वो जितना पहले है उतना ही तो होगा। तो प्रेशर पे कोई चेंज नहीं होगा। ये पर्टिकुलर इन दो के लिए है। अगर आप मटेरियल बदल दोगे तो वो केस अलग हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल बदलोगे तो वैल्यू बदल सकती है, पर यहाँ पे हम इन पर्टिकुलर के लिए कर रहे हैं कि ये मटेरियल 1 है और ये 2 है। अगर मटेरियल 1 को हम डबल कर दें तो उसका वेट भी डबल हो जाएगा, और वेट डबल हो जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी डबल हो जाएंगे, पर प्रेशर उतना ही रहेगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर सेम रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो एरिया से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाओगे तो इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट का वेट भी बढ़ाना पड़ेगा, और वो रेशो सेम ही बना रहेगा फिर वापस से। तो जो फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक्चुअल एरिया से। ठीक है, तो फ्रिक्शन का एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ये बात हो गई। ठीक है, तो अगर जैसे कि हम कहते हैं ना, एरिया बढ़ाएंगे एक्चुअल एरिया तो लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा और प्रेशर जो होगा वो सेम बना रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी और प्रेशर इन दोनों का तो रेशो होता है। तो ये दोनों सेम प्रपोर्शन में बढ़ेंगे तो प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, ये उसी तरह समझो कि जैसे कि एक एयर है, एक बलून है, उसके अंदर हमने गैस भर रखी है। ठीक है, अगर हम उसके अंदर उसको डबल बलून ले ले और उसमें डबल प्रेशर से गैस भरे तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा गैस के अंदर। ठीक है, तो ये होता है इसका आर। दूसरी बात क्या है थी, इन्होंने कहा कि अगर हम सरफेस को स्मूथ कर दें, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस अगर हम बना दें,
तो क्या फ्रिक्शन बिल्कुल, पुराने व्यू में तो कहा था कि फ्रिक्शन जीरो हो जाना चाहिए, पर नए व्यू में क्या कहा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब देखो जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी पास पास आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अडेजन, फोर्स ऑफ अडेजन वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो अगर हम फोर्स को बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा, अगर फोर्स बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और प्रेशर ही क्या कारण होता है, फ्रिक्शन का। तो ये प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस है तो उस पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब बात आते हैं, फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है जब वो रेस्ट में होता है, एक होता है मोशन में। वैसे तो दो ही टाइप का होता है, उनके भी दो दो अलग टाइप है, वो हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमको स्लाइड करना है, ठीक। हमने F0 फोर्स था पहले, हमने जीरो से फोर्स बढ़ा के F1 पे किया, तो उसी टाइम पे फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होती, ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये भी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अगर ये नहीं तो ये भी नहीं। तो अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया, जितना हम फोर्स लगाएंगे, शुरू के केस में हम क्या करेंगे, F1 को बढ़ाते रहेंगे और F भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ता रहेगा, ठीक। तो ये बॉक्स स्लाइड नहीं होगा, कोई इसमें मोशन नहीं देखने को हमको मिलेगी। इसका वेट नीचे की तरफ लगता है और ये जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाती है, ठीक है। अब हम फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते 2 तक ले गए। अब क्या होता है कि फ्रिक्शन बढ़ के कहां तक आ जाएगा, L तक। अब इसकी लिमिट आ गई, जो अर्थ की पकड़ है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अपनी लास्ट स्टेज पे आ गई है, कि अर्थ जो है उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा सकती, या नीचे वाला ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा सकता। अब क्या होगा, हाँ एक्चुअल मोशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। इसका वेट तो लगेगा नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ। अब अगर हम फोर्स को बढ़ा के F2 से F3 ले गए, जरा सा भी बढ़ाया, तो ये बॉडी स्लाइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसकी लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, और इसकी क्रॉस हो जाने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। और एक बार ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू होगा तो अब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब तक बॉडी रेस्ट में बनी रहती है। तो इसका डेफिनेशन क्या होती है, ये जो फ्रिक्शन होता है ये कब काम करता है, कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी, जब एक बॉडी टेंड टू मूव दूसरी बॉडी या दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, पर एक्चुअल मोशन हैज नॉट स्टार्टेड, अभी एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुई है। दूसरी बात, जब यहाँ पे लिमिट पहुंच जाती है बिल्कुल, कि अब तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे तो इस मोशन होना शुरू हो जाएगी, फ्रिक्शन की लिमिट होती है जो। तो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले, वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स जब काम आता है जब एक बॉडी जस्ट चलने को तैयार है, बस शुरू है कि फोर्स जरा सा बढ़ा और बॉडी चलना शुरू हो जाएगी, तो लिमिट को कहते हैं FL। और जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, तो जब बॉडी मोशन में होती है, स्लाइड करती रहती है, तो उस पर फ्रिक्शन लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम आगे, अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन की लास्ट स्टेज है, उसकी क्या क्या लॉ है। तो पहला लॉ क्या कहता है, जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन, जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगी हुई है। आमतौर पे R की वैल्यू क्या होती है, mg के इक्वल, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही फ्रिक्शन लगेगा। इस साइन को हटा के हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाला सिंबल और R, ठीक है। इसको हम, वैसे तो इसका नाम होता है म्यू, और इसको डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका नाम होता है, या इसको डिनोट ये करता है। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा लॉ हमको क्या कहता है, दूसरी बात, हमेशा जो फ्रिक्शन लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज अप्लाई टू, या ऑलवेज अपोजिट टू मोशन, ठीक है, मोशन के अपोजिट में लगता है। तीसरे नंबर पे बात आती है, अगर R सेम है, ठीक है, R सेम है, तो F जो है वो इंडिपेंडेंट है
किससे? एरिया से, एक्चुअल एरिया से और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। अगर आर सेम है, समझो एक हमारे पास भारी मास है जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, एक मास है जिसका वेट काफ़ी कम है, तो किसको स्लाइड करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? जो भारी होगा, क्योंकि उस पर लगने वाला फ्रिक्शन भी ज़्यादा है, क्योंकि भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रिएक्शन भी तो ज़्यादा होगी। ऑब्जेक्ट अगर लाइट होगा तो उसकी रिएक्शन भी कम होगी। दूसरी बात, अगर आर सेम है, दो मटेरियल है और दोनों का वेट सेम है, तो फिर जो फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा उनके एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। ये ध्यान रखना, दोनों पे फिर सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। फोर्थ बात क्या आती है? जो लगने वाला फ्रिक्शन है, जो एफ है, वो डिपेंड करता है, जो एफ है वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सरफेस। ठीक है, जो बॉडी कॉन्टैक्ट में है वो मटेरियल क्या है, डिपेंड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल कि मटेरियल स्मूथ है या रफ है। ठीक है, तो एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और ऊपर से रफनेस या स्मूथनेस, दूसरा स्मूथनेस एंड रफनेस। ठीक है, अब समझो हमारे पास ग्राउंड पे अब दो अलग अलग मटेरियल के ऑब्जेक्ट थ्रो करके देखो। ये सड़क पे हम एक काम करते हैं, एक तो रबर टायर होते हैं, ठीक है, और एक होता है हमारा स्टील का टायर। तो रबर टायर पे ज़्यादा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, जबकि स्टील पे कम लगता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। दूसरा देखा जाता है जिस सरफेस पे हम स्लाइड कर रहे हैं वो स्मूथ है कि रफ है, तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये था उसका फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके दो टाइप होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। ये तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्लाइड हो रहा है, ठीक है, स्लिप हो रहा है या रोल कर रहा है। अच्छा, इसका रूल क्या कहता है हमको? जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन आर के। इसको हटाने के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू के। ठीक है, इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ, जो हमारा म्यू के है ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पहला। दूसरा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। ठीक है, एरिया कितना कॉन्टैक्ट में है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग बॉडी। ठीक है, रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल हो रही है, जो स्लाइड हो रही है, उसकी स्पीड से फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं एक रोड पे दो हमारी गाड़ियां चल रही है, एक काफी तेजी से जा रही है और एक स्लो जा रही है, तो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स उन पे सेम होगा अगर उन दोनों का वेट सेम है गाड़ी का। ठीक है, तो दो गाड़ी है, दोनों सेम कंपनी की, मान लो सेम ही उनका वेट है, तो लगने वाला फ्रिक्शन भी उन पे सेम ही होगा, फर्क नहीं पड़ता कि उनकी स्पीड कितना है। ठीक, ये तो था हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। एक टायर अगर रोल करता है तो कैसे करता है? आप समझो बच्चों, अगर हम आइडियल टायर की बात करें तो टायर का एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर हम आइडियल की बात करें तो एक तरह से टेंजेंट हो गया ना ये, और सर्कल पे टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है, और ये वाला पॉइंट जो होता है वो, अगर ये टायर आगे की तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट तो उसके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा। हाँ, ये पॉइंट आगे चला जाएगा तो अगला यहाँ पे आ जाएगा, पर ये वाला पॉइंट एक तरह से रेस्ट कंसीडर हम करते हैं। तो उस केस में तो टायर पे कोई फ्रिक्शन लगना नहीं चाहिए और टायर कभी रुकना नहीं चाहिए, पर एक्चुअल में क्या होता है, टायर रुक जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जब, क्योंकि इस टायर के ऊपर वेट है तो थोड़ा सा यहाँ पे ये फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होने की वजह से इस पे फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, क्योंकि ये टायर एक सेंटर है इसका, और ये फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और इस पे जो फोर्स लग रहा है इसको आगे ले जाने के लिए। अब ऐसा करने से क्या होता है, एक तरह का कपल बन जाता है और ये टायर घूमना शुरू हो जाता है। आप खुद ही देखो गाड़ी के टायर घूमते क्यों है? इंजन तो सिर्फ गाड़ी को आगे की तरफ फोर्स लगाता है और टायर घूमना शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रिक्शन हेल्प करता है गाड़ी के टायर को घूमने के लिए। अगर फ्रिक्शन ही ना हो, मान लेते बिल्कुल ही स्मूथ रोड बना दे, तो क्या उस पर टायर घूम लेंगे? नहीं, फिर तो स्लिप ही होना शुरू हो जाएंगे। तो टायर को घूमने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। हाँ, कम से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो फिर घूमने की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन कम से कम होता है क्योंकि ये एरिया काफी स्मॉल होता है। ठीक है,
तो आपने देखा होगा, आपके पास साइकिल है, अगर आपकी साइकिल में पंचर हो जाता है, उसकी एयर निकल जाती है और आपका टायर ज़्यादा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा अर्थ के, तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो हो जाता है, जब पंचर हो जाता है या टायर फ्लैट हो जाता है, तो उसको चलाना बहुत मुश्किल है। पर अगर उसमें प्रॉपर तरीके से उनको इन्फ्लेटेड करें, हवा अच्छे से भरी हो, तो वो काफ़ी स्मूथली चलती है, क्योंकि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट काफ़ी कम होता है और लगने वाला फ्रिक्शन भी यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को चलाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, पर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी लॉस भी फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, जो रोल होने में थोड़ा सा हेल्प भी करता है एक तरह से, और फ्रिक्शन तो है ही। अब देखो बच्चों, एक ग्राफ बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे स्लाइडिंग वाला केस ले लेते हैं। जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे उस पर, तो उसका फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। एक लिमिट पे आके अगर हम लगाने वाला फोर्स और ज़्यादा लगा दें, तो क्या होगा कि ये यहाँ तक लिमिट आ गई इसकी, लिमिट के बाद फ्रिक्शन फोर्स कम होना शुरू हो जाता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, वो ज़्यादा होती है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, ये ध्यान रखो, या ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो गाड़ी एक बार चलना शुरू हो जाती है तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे, जो कि हमने अभी पढ़ा था। काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कि आर। क्वालिटी ऑफ फिनिश ऑफ रबिंग सरफेस, सरफेस कितना ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी फिनिश या स्मूथनेस कितनी है। तीसरा, रिलेटिव वेलोसिटी, इस चीज़ को ध्यान रखो। हाँ, रिलेटिव का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत मामूली से डिपेंड करता है। ठीक, बहुत मामूली से, ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम। और किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारे पास ब्लॉक है और हम इसको स्लाइड करना है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ, फोर्स लगा रहे तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। तो हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू आर। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एफ डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? अगर हम एग्जांपल की बात करें, या हम पहले म्यू की बात करते हैं, जो ये जो डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली नेचर पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के। तो नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सरफेस वेट है और ड्राई, ठीक है, या रफ है या स्मूथ है, रफ और स्मूथ। ठीक है, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। या पॉलिशिंग है या नॉन पॉलिश है, पॉलिश और नॉन पॉलिश। ठीक है, इस चीज़ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों, अगर हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, दो मेटल है और दोनों को अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, तो उनका जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन आता है ये आता है 0.2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे 0.2 रखूंगा तो आर को इधर ला सकता हूँ, तो मतलब जो एफ की वैल्यू है वो 0.2 आर। और ये इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ नीचे 10, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, तो इसका मतलब होता है 1/। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो जितना उसका ऑब्जेक्ट का वेट है उसका 1/5 लग रहा है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का वेट 100 kg है तो 100 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 20। तो इसमें कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, 0.2। अगर मान लेते हैं 100 किलो का एक ऑब्जेक्ट है या 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, इसका मतलब होता है वो उसका 20% है। ठीक है, 20% आपको फोर्स लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब कि आपको कितना फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स उसके वेट के प्रपोर्शन में कितना लग रहा है। ठीक है, वही बात करते हैं इसकी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा वही होता है
आर डिवाइड बाय एफ डिवाइड बाय एफ, काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है और इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.40 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है तो उसके वेट का 40% आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है वो 40% है एज किसके? उसके वेट के या नॉर्मल रिएक्शन के। तो इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमको बताता है कि हमको वेट के कंपैरिजन में कितना हमको लगाना पड़ेगा फोर्स उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। देखो बच्चों, बात है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, और अगर हम इसको इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, मतलब फोर्स जो है हम इस तरफ लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ। अब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच में ये जाएगा हमारा एक, ठीक है, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ और आर का रिजल्टेंट जा रहा है इस तरफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेन थीटा लगाना है। तो टेन थीटा क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर जो कि ये है और इसी के पैरेलल ये है, तो एफ डिवाइड बाय बेस, और बेस का काम यहाँ पे क्या कर रहा है? आर। और यही वैल्यू अभी हम पढ़ के आए थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो होती है। तो इसका मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो होता है कोफिशिएंट उसका टेन थीटा के। तो अगर हमको एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर थीटा मान लेते हैं हमारा, ये थीटा 30 डिग्री है, तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 1030, और 1030 होता है 1/√3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अगर एंगल दिया है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है? कितना हॉरिजॉन्टल एंगल दे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए ताकि ये जो बॉक्स है वो जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रखा था पहले इस तरफ, तो इसको हम कितना हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाए कि ये बॉक्स स्लाइड होना शुरू हो जाए, जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाए। अब देखो बच्चों, इसका कुछ हम देखते हैं पहले। वेट जो होता है वो हमेशा लगता है नीचे की तरफ, mg। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे इस मास के, एक तो बनेगा इस सरफेस की तरफ और एक बनेगा इसकी तरफ। ठीक है, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो इसको कहेंगे mg कोस अल्फा, इसको कहेंगे mg साइन अल्फा। अब ये अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू होगा, पर क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा और फ्रिक्शन यहाँ लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इसको बैलेंस करेगा इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होती है सरफेस की। तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है उसको बैलेंस करेगा ये। अब आते हैं हम अपने, हाँ, एफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये हो जाएगी mg साइन अल्फा, क्योंकि ये बॉक्स अभी स्लाइड करना शुरू नहीं किया है, बस करने वाला है। ठीक है, उसी तरह आर किसको बैलेंस करेगा? mg को, mg कोस अल्फा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा f डिवाइड बाई आर, इधर mg से mg कट गया तो साइन डिवाइड बाई कोस, ये आ जाएगा टेन अल्फा। और इसी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी यहां से? म्यू। तो इसका मतलब, और म्यू की वैल्यू क्या है? टेन थीटा। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा, मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये होता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, जब एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा तो ये बॉक्स स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये जो एंगल है ये कम रहेगा, थीटा से कम रहेगा, तो ये स्लाइड नहीं होगा, पर जैसे ये थीटा से ज़्यादा हो जाएगा तो स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री है, तो इसको 30 डिग्री तक लाओगे तो ये स्लाइड नहीं होगा, पर 30 से 31 पहुंचते ही ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। 45 लाओगे फिर भी स्लाइड होगा। और अगर हम क्या करेंगे, 30 से कम रखेंगे, 29, 28, 25 रखेंगे, तो ये स्लाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम रखोगे स्लाइड नहीं होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा रखोगे तो स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, और दोनों को इक्वल रखोगे तो जस्ट लास्ट स्टेज पे आके रुक जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब बात आती है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन सरफेस। अगर जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है वो थीटा के बराबर हो गया है, ठीक है, और ये मतलब इससे ज़्यादा हो गया है, समझो कि जो अल्फा है वो हल्का सा ज़्यादा कर दिया हमने थीटा से, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है,
और ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो जो स्लाइड हो रहा है उसका एक्सेलरेशन हमको निकालना है, किस एंगल से या किस एक्सेलरेशन से वो स्लाइड हो रहा है। अब देखो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर वाला कोस थीटा, इधर वाला साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी आर। ये वेट ज़्यादा है, मतलब कि अपने वेट की वजह से ये आगे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो जो इसका वेट है ये ज़्यादा है किससे, फ्रिक्शन से। कितना ज़्यादा है, वो होता है नेट फोर्स, जिसको कहते हैं हम एफ। तो एफ जो है हमारा वो क्या होगा, इस फोर्स में से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ। ठीक है। दूसरी बात, आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम जी कोस थीटा। एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू आर की वैल्यू ये रख देंगे एम जी कोस थीटा। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो नेट फोर्स आ जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा माइनस ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो म्यू एम जी कोस थीटा। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मास जो है एम और एक्सेलरेशन है तो इसको लिखेंगे एम ए। एम जी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। एम से एम कट गया, तो जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो इस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। और दूसरी बात देखो बच्चों, ए की जो वैल्यू है कम है जी से, सीधी सी बात है, जी में से कुछ माइनस कर रहे हैं तभी तो ए आ रहा है। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू होगी जी से तो कम ही होगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे कि अगर एक हमारी गाड़ी फ्लैट रोड पे चलती है, कर्व लेती है या बैंक रोड पे चलती है तो क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।